नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था YouTube पर। आज से बिल्कुल आपके जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही थी यहाँ पर, जैसे हिंदी व्याकरण के पेपर है, राजस्थान जीके के जो पेपर है या फिर साइकोलॉजी के, टीचिंग मेथड के, इनकी जो आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही थी वापस आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। हिंदी व्याकरण का पेपर नंबर 6 है। पूरे ही 30 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। मित्रों, ये पेपर रीट प्री एग्जाम, रीट मेंस एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, सेकंड ग्रेड, पटवारी भर्ती या अन्य कोई जो भर्तियां है राजस्थान की जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो देखो, गीतांजलि जो शब्द है इसमें संधि पूछी गई है। इसमें देखो, ये जो संधि के भेद है ये सभी स्वर संधि के भेद है। और मित्रों, गीतांजलि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गीत प्लस अंजलि। क्या होता है? गीत प्लस अंजलि बराबर शब्द क्या बनेगा? गीतांजलि। ए प्लस ए यहाँ पर मेल कर रहा है और इसमें कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किस विकल्प में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, चाय राम के द्वारा पी गई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। यहाँ पर सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, यहाँ नेगेटिविटी का भाव आ रहा है। इसमें साथियों भाववाच्य होता है। ठीक है, जहाँ नेगेटिविटी का भाव आता है। चाहे राम के द्वारा पी गई, इसमें कर्मवाच्य है ये। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, संयुक्ताक्षर वर्ण नहीं है, किसे, त्रय, जय और ज्ञ। तो देखो, हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं जिनका निर्माण एक से अधिक वर्णों से होता है। तो जो ये किसे है, किसे क्षत्रिय वाला, इसका निर्माण जो है क और श से मिलकर हुआ है साथियों। किससे? क और श से किसे शब्द बना है। त्रय जो शब्द है ये त और र से मिलकर बना है, त्रय। जो ज्ञ शब्द है ये ज प्लस य से मिलकर बना है, लेकिन ज ये कोई संयुक्ताक्षर वर्ण नहीं है। तो इस वजह से प्रश्न संख्या 3 का जो तीसरा विकल्प है आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न देखेंगे, नगर में साधु आए थे, वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो देखो, नगर में साधु आए थे ऐसा आपसे वाक्य पूछा गया है। मित्रों, प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी विद पीएल लोधा एप्लीकेशन पर रीट प्री एग्जाम जो पात्रता परीक्षा है 2024 में आपका एग्जाम जो होगा पात्रता का लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, इसके लिए स्टडी विद पीएल लोधा एप्लीकेशन पर आपके कोर्स चला रखा है। साथियों, ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आपको लगभग टॉपिक वाइज जो अभी टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 50-50 टेस्ट के लगभग आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिए हैं और बिल्कुल रेगुलर वहां पर आपको टेस्ट अपडेट करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। प्रश्न संख्या 4 में आंसर देख लेते हैं साथियों। नगर में साधु आए थे, आए थे मतलब ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगर ऐसा होता नगर में साधु आए हैं तो फिर ये आसन्न भूतकाल का हो जाता, और अगर ऐसा होता नगर में साधु आए फिर ये सामान्य का हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 4 में पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, अपना अथवा स्वयं जैसे शब्द किस सर्वनाम में आते हैं? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। तो 2 शब्द दे रहा है, अपना और स्वयं। अपना है, स्वयं है, मेरा, खुद का, निज, ये सारी चीजें जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है साथियों। प्रश्न नंबर 5 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। बेटा का बिटिया, भौदिये का भौदिया,
भव का भवानी या सेठ का सेठी। देखो लिंग की दृष्टि से तो बेटा जो शब्द है इसका बिटिया होता है। भवदीय शब्द है, पुल्लिंग है, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? भवदिया। भव एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? भवानी। लेकिन सेठ का सेठा नहीं होता है, सेठी नहीं होता है, ये गलत है। फिर इस वजह से आपके प्रश्न नंबर 6 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। चौराहा शब्द में समास है कौन सा? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। चौराहा जहाँ चार राहें मिलती हैं, ठीक है, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? चौराहा। तो साथियों यहाँ पर प्रथम पद जो है ये संख्यावाची है और समूह का ये बोध करा रहा है। इस वजह से प्रश्न संख्या 7 में चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तीसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, वचन की दृष्टि से शुद्ध है। दुनिया का दुनिया, वधु का वधुएं, शेर का शेरनी और भाग्यवान का भगवती। तो देखो वचन की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है तो दुनिया एक वचन है, दुनिया ये बहुवचन बना रखा है, लेकिन दुनिया तो एक ही है, तो फिर दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है। जो चीज़ एक होती है उसका कभी बहुवचन नहीं बनता है, तो इसको तो आप यहाँ से हटा दो। शेर का शेरनी ये तो लिंग की दृष्टि से, ये वचन की दृष्टि से पूछ रहे हैं। भाग्यवान का भगवती बनता है, लेकिन ये लिंग की दृष्टि से न कि वचन की, ठीक है। लेकिन वधु का वधुएं यहाँ पर वचन की दृष्टि से बन रहा है। वधु एक वचन, वधुएं बहुवचन। प्रश्न नंबर 8 में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, न्यायिक शब्द में प्रत्यय है नी, आई, एक और इक। तो न्यायिक जो शब्द है इसको अगर हम अलग करें तो इसमें नी प्लस आई प्लस इक, इस प्रकार इसके टुकड़े होते हैं। नी इसमें उपसर्ग है और इक इसमें प्रत्यय है साथियों। यहाँ प्रत्यय ही पूछा गया है तो न्यायिक शब्द में न्याय प्लस इक, यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध। धन प्लस इक धनिक, समय प्लस इक सामयिक, वर्ण प्लस इक वार्णिक, समाज प्लस इक सामाजिक। तो इनमें से प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? 10वें प्रश्न में आंसर देख लेते हैं साथियों। देखो समाज प्लस इक सामाजिक बनता है। अब धन प्लस इक अगर आप कहोगे इक प्रत्यय लग रहा है तो धानिक बन जाएगा, जी नहीं, मूल शब्द धनिक ही होता है यहाँ पर, सही, ठीक है, शुद्ध शब्द। धानिक नहीं होता है तो ये भी शुद्ध बन रहा है। समय प्लस इक सामयिक बनता है, इसमें अंतर आ रहा है। लेकिन वर्ण प्लस इक वार्णिक नहीं, शुद्ध शब्द क्या होता है? वर्णिक होता है। क्या होता है? वर्णिक। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या है? अशुद्ध है। 10वें प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, किस शब्द में संधि युक्त शब्द नहीं है? प्रमाण, मनो अनुकूल, शासकीय और अन्वेषण। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस ऐषण, मनः प्लस अनुकूल मनो अनुकूल, प्र प्लस मान मान प्र प्लस मान, तो न का न और जा रहा है, यहाँ पर भी संधि के कारण चेंजेज है। लेकिन शासकीय जो शब्द है ये कोई संधि, शासक प्लस ई शासकीय, इसमें संधि नहीं हो रही है, ये तो प्रत्यय वाला शब्द है भाई, प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें संधि कहाँ हो रही है? तो प्रश्न संख्या 11 का आपका तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। सिरदर्द का समास विग्रह होगा सिर का दर्द, सिर में दर्द, सिर के लिए दर्द या सिर को दर्द। तो सिर दर्द शब्द सभी ने सुन रखा होगा, हुआ भी होगा आपके, हर किसी के नहीं होता लेकिन अक्सर कभी ना कभी किसी के जरूर होता है। तो सिर दर्द की बात करें, सिर को दर्द या सिर के लिए दर्द नहीं होता है, सिर का दर्द या सिर में दर्द, कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है। तो मित्रों सिर दर्द का जो समास विग्रह है वो होता है सिर में दर्द। दूसरा विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न पूछ रहा है, अभिमानी शब्द में मूल शब्द है अभिमानी, अभिमान या मान। तो अभिमानी जो शब्द है, अभी तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, मान इसका मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर मूल शब्द पूछा है तो मूल शब्द क्या है? मान है। बिल्कुल प्रत्यय पूछता तो ई प्रत्यय रहता, उपसर्ग पूछता तो अभी उपसर्ग रहता। मूल शब्द पूछा है तो क्या रहेगा आपके? मान। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 13 का आंसर है साथियों।
प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, सरल वाक्य है कौन सा? प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए और अनुष्का ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। अनुष्का ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। तो देखो, सरल वाक्य पूछा गया है, तो पुस्तक पढ़ी सो गया अलग अलग वाक्य है, ये संयुक्त का उदाहरण है। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, ये बिल्कुल एक सरल वाक्य का उदाहरण है साथियों। प्रश्न संख्या 14 में सरल वाक्य कौन सा है? तीसरा विकल्प है, तो तीसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का आंसर है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विलोम युग्म शुद्ध नहीं है। क्षणिक का शाश्वत, पतन का उत्थान, श्लाघा का प्रशंसा या गौरव का लाघव। तो जो विलोम युग्म यहाँ शुद्ध नहीं है वो देखेंगे। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, पतन का उत्थान होता है, गौरव का लाघव होता है, लेकिन श्लाघा का जो विलोम है ये प्रशंसा नहीं, श्लाघा का विलोम तो क्या होता है? निंदा। ठीक है, श्लाघा के विलोम क्या होगा? निंदा, न कि प्रशंसा। तो फिर ये क्या हुआ? अशुद्ध हुआ, शुद्ध नहीं है ये। 15वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न है, ये जो कोष्टक में आपको चिन्ह दिख रहा है ये चिन्ह किसका है? उद्धरण चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है या अल्पविराम चिन्ह है? तो साथियों, जहां पर आपको ये चिन्ह दिखे, आप इस चिन्ह को कई बार देख चुके हो, पढ़ चुके हो, और इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अल्प विराम चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 में चौथा विकल्प बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? रचयिता, केकई, पड़ोसी और प्रज्वलित। तो देखो, पड़ोसी में ड़ में जो बड़े ओ की मात्रा लग रही है ना, ये गलत है, क्योंकि पड़ोसी में यहाँ पर सिर्फ ऊपर ए की मात्रा लगती है। ठीक है, ये डबल छोटे ओ की लगती है, तो ये गलत हो गया। रचयिता नहीं, रचयिता होता है शब्द। क्या होता है? रचयिता, तो ये भी गलत हो गया। केकई, बिल्कुल ये एक शुद्ध शब्द है साथियों। प्रज्वलित भी यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो 17वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर है। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न, कुत्ता भौंकता है वाक्य में क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं को आप हटा दो। कुत्ता भौंकता है ये जो वाक्य है, इसमें कोई द्विकर्मक या सकर्मक क्रिया नहीं है, बल्कि ये वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 18वें प्रश्न का पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द पूछा गया है? सावन, खेत, वर्षा और मुंह है। चंद्र बिंदु वाले शब्द तो आपके तद्भव होते हैं, ये गलत। साथियों, सावन जो है ये भी तद्भव है, क्योंकि सावन का तत्सम क्या हो जाता है? श्रावण, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। खेत या वर्षा। मित्रों, आपके 19वें प्रश्न में जो तीसरा विकल्प है वर्षा, वर्षा शब्द एक तत्सम शब्द है। तीसरा विकल्प 19वें प्रश्न का आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस पद में संबंध तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का एक भेद होता है संबंध तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? का, के, की। ठीक है, ये इसका कारक चिन्ह होता है। तो देह चोर, जन्मांध, चंद्रोदय और मनमोजी। तो मित्रों, यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है संबंध तत्पुरुष, जन्म से अंधा, मनमोजी इसमें भी संबंध नहीं है। देह चोर, देह को चुराने वाला, तो यहाँ पर का के की किसी में नहीं आ रहा है। लेकिन चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय का समास वगैरह क्या होगा? चंद्र का उदय, चांद का उदय। तो बिल्कुल ये एक संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। 20वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। 21 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखो, निम्न में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है? उत प्लस हार, उतहार, नि प्लस ऊन, न्यून, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षर्तु, वट प्लस वृक्ष, वट वृक्ष। तो जिसमें संधि का सही प्रयोग हुआ है वो देखना है। तो उत प्लस हार, उतहार नहीं, उद्दार होता है, तो ये गलत हो गया।
नि प्लस ऊ न्यून होता है, लेकिन ऊन जो है इसमें बड़ा ऊ आता है, ये भी गलत हो गया। वट प्लस वृक्ष वट वृक्ष नहीं साथियों, वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष बनता है, और ये तीनों ही गलत है। तो फिर आपका सही आंसर कौन सा है? वर्षा प्लस ऋतु बराबर शब्द बनेगा वर्षा ऋतु। ठीक है, आपके प्रश्न संख्या 21 में तीसरा विकल्प सही आंसर है। 22 को देखेंगे साथियों। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमीय, कीर्ति, घटिका और तेल। तो इनमें से जो तत्सम नहीं है बल्कि कोई और शब्द है। यहाँ पर देखो, घटिका, कीर्ति और तेल। यहाँ तेल शब्द पे कई सारे विद्यार्थी आए होंगे कि भाई तेल तत्सम नहीं है, लेकिन तेल में जो ये दो मात्रा लग रही है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर तेल इस शब्द को तत्सम कर देती है। तो तेल, कीर्ति और घटिका ये तीनों ही तत्सम है, लेकिन अमीय शब्द जो है ये तद्भव शब्द है साथियों। प्रश्न संख्या 22 में दिखने में तो ये तत्सम जैसा दिख रहा है, लेकिन ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। 22 में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? गायक, माली, सुता और अनुज। तो जो पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि हिंदी में तो लिंग के दो ही प्रकार चलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, या नपुंसकलिंग जैसी कोई चीजें नहीं होती है हिंदी में। तो माली, अनुज, गायक। गायक अच्छा है, माली अच्छा है, अनुज अच्छा है, तीनों ही पुल्लिंग है, लेकिन सूत, सूत शब्द से बनता है सुता, और सुता एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये पुल्लिंग नहीं है। 23वें में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अनिमेष का अर्थ है, अनिमेष का अर्थ पूछा गया है। जो धन कम खर्च करता हो, बिना पलक झपकाए, किसी कार्य के बदले नाजायज रूप से धन लेना, और जो अधिक मात्रा में वर्षा होना। तो देखो, अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। 24 में आपके सेकंड विकल्प सही है। 25 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, एक सेकंड। विलोम युग्म के संबंध में असत्य कथन नहीं है। वर्तमान का दीर्घकालीन, चिंता का कुंठा, परमार्थ का स्वार्थ, बहुधा का हमेशा। तो देखो, असत्य कथन नहीं है। चिंता और कुंठा ये तो विलोम की दृष्टि से देख रहे ना, चिंता, कुंठा, भग्नाशय ये तो एक जैसी चीजें हैं, तो ये विलोम का हुआ फिर, तो ये तो क्या है? असत्य है। आपको देखना है, असत्य नहीं है। बहुधा, बहुधा मतलब बहुत बार, हमेशा मतलब वो भी एक जैसा लग रहा है, तो ये भी असत्य कथन है। वर्तमान, वर्तमान का दीर्घकालीन या परमार्थ का स्वार्थ। तो मित्रों, वर्तमान का दीर्घकालीन नहीं होता है, वर्तमान का तो भूतकालीन होगा भाई। ठीक है, तो ये भी आपके गलत है। परमार्थ का स्वार्थ ये बिल्कुल विलोम सही है, ये असत्य कथन नहीं है विलोम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 25 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। मैं पेन से लिखता हूँ, वाक्य में कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो मैं पेन से लिखता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा इससे कार्य हो रहा है, तो ये करण कारक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। 27 में पूछा गया है, नीर चुरावे संपुटी, मार सहे घड़ियाल। इसका सही अर्थ है, क्या है इसका सही अर्थ? स्वार्थी का साथ स्वार्थ पूरा होने तक ही सीमित होता है। अपराध कोई और करे, सजा किसी और को मिले। व्यर्थ का दिखावा करना या धोखाधड़ी अधिक समय तक नहीं चल पाती है। देखो, यहाँ पर नीर चुरावे संपुटी, मार सहे घड़ियाल, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ है अपराध कोई और करे और सजा किसी और को मिले। प्रश्न नंबर 27 का दूसरा विकल्प आपका आंसर है। 28 को देखेंगे साथियों। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, कमजोर में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। तो कमजोर, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? कम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, कम प्लस जोर से कमजोर शब्द बना है। कम इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, बल्कि ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है साथियों। 28वें प्रश्न का पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29 में है आपके, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराभव और पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द परा प्लस काष्ठा से मिलकर बना हुआ है। फिर आपके पराभव शब्द परा प्लस भव से मिलकर बना है।
पराजय परा प्लस जय से मिलकर बना हुआ है पराधीन। पराधीन जो शब्द है ये आपके किससे बना हुआ है साथियों? पर प्लस अधीन बराबर शब्द बना हुआ है पराधीन। तो पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है बल्कि पर उपसर्ग है। तो प्रश्न नंबर 29 का पहला विकल्प आपका आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे साथियों। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जरूर करिएगा ऐप डाउनलोड। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है ऐप डाउनलोड का। तो 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रज्वलित, तत्वाधान, अनुग्रहित और अभिष्ट। तो देखो अभिष्ट में तो बड़े की मात्रा आती है तो ये तो गलत है। प्रज्वलित, अनुग्रहित या तत्वाधान। तो साथियों तत्वाधान में एक यहाँ पर त आना चाहिए, दो लगा हुआ है। प्रज्वलित में यहाँ एक होना चाहिए, प्रज्वलित होता है आधा जय होना चाहिए, ठीक है। अनुग्रहित ये बिल्कुल शब्द शुद्ध है। तो 30वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। ये आपके हिंदी का पेपर नंबर 6 कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं अब जल्द ही अगले वीडियो में।